हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में। रिसेंटली जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो टॉपिक है ये एक वास्ट टॉपिक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, उस वजह से हम आपके लेक्चर जो है अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि आप जल्द से जल्द रिविजन्स वगैरह कर पाएँ। लेकिन ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी इलेवेंट चीज़ें पढ़ा के आपको निपटा दें। ऐसी फॉर्मेलिटी मुझसे नहीं होती है और ना ही ये मेरा स्टाइल है। गाइस, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में मैं कितनी मेहनत करता हूँ। हर रोज़ मैं खुद 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ ताकि आपके लेक्चर्स जो आ जाएं वो अपडेटेड हो, वो यूनिक हो इन इट्स क्वालिटी, और आप तक हर वो चीज़ पहुँचा दूँ जिन चीज़ों के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ही हेक्टिक और मोनोटोनस जॉब हो गया है ये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तबीयत सही नहीं होती है, तबीयत साथ नहीं देता है। 12 ऐसा हुआ कि सो के भी उठा मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मेहनत का मान रखें। ठीक है, आप भी मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे कल, और हम भी जो है प्राउडली कह सकें कि नहीं, इनको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा भाषण देने की मुझे आदत नहीं है क्योंकि ये फिर कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है, पहले हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम और किस तरह से काम करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, इसमें बैचेस बनते हैं जॉब्स के। आपके पास बहुत सारे काम जो रहते हैं उनके अलग अलग बैचेस रहते हैं। जिस तरह से जब किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके अलग अलग बैचेस बनते हैं। इसी तरह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स होते हैं उनका अलग अलग बैच बना देता है। ठीक है, उनका अलग अलग बैच बन जाता है, और ये जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का बैच बनता है इनको अलग अलग जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज ए ग्रुप, और इनको ग्रुप में एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि यूज़र डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जो हमारे पास साइंटिफिक कुछ जॉब्स रहते हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर को काम सौंप देते हैं और फिर खुद किसी और काम में लगते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को कंप्यूटेशन करने के लिए देते हैं और फिर किसी और काम में लग जाते हैं। ऐसे काम जो हैं उन कामों को हम लगाते हैं बैच में। और यहाँ क्या होता है, यहाँ यूज़र की इंटरेक्शन नहीं, डायरेक्टली नहीं होती है। एक बार आपने काम सौंप दिया कंप्यूटर को, उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद हैंडल करता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीपीयू ज़्यादातर आइडल रहता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक ये भी मसला इसमें यह है कि डिफ़िकल्टी टू प्रोवाइड डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। हम इसमें प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर आपके पास बहुत सारे जॉब्स हैं, आप चाहते हैं कोई जॉब जो आपका है उसको प्रायोरिटी मिल जाए, वो पहले जो है एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन ये जो आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसमें जो प्रायोरिटी ये खुद इसमें जो असाइन करता है, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से आपके जॉब्स जो है एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक और टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग तो नाम से ही पता चलता होगा कि इसमें टाइम को शेयर किया जा रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर होता है बहुत सारे यूजर्स में। enables many people located at various terminals to use particular computer system at same time। एक ही कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे पास है, इसको बहुत सारे यूज़र्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टर्मिनल्स पे जो यूज़र्स बैठे हैं वो एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो सीपीयू आइडल टाइम है, जो सीपीयू का बेकार टाइम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में गुजरता था, वो इसमें कम हो जाता है। दूसरा, प्रोवाइड्स क्विक रिस्पांस, इसमें जल्दी रिस्पांस मिलता है क्योंकि ये टाइम शेयरिंग है। बाकी यूज़र्स भी जो है वो वेट कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। इसके बाद और एक चीज़ इसमें यह है कि सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी
इसमें जो है वो अक्सर इसमें थ्रेट रहता है सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, क्योंकि एक ही कंप्यूटर जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे यूज़र्स, ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेफ़ नहीं है, इसमें सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है अक्सर। इसकी एग्जांपल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम पे कोई काम हो रहा है उस चीज़ को करने के लिए हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ टाइम इंटरवल जो आप कोई काम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए और उसका रिस्पॉन्ड करने में बहुत कम रहता है, यानी कि बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पे ये ज़रूरत पड़ता है, अगर जो हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे आपका जहाज़ वगैरह चलते हैं तो वो आगे देखते हैं कि ट्रैफिक वगैरह मत है, तो इसको देखने के लिए उन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको चाहिए क्विक रिस्पांस। ऐसा ना हो कि क्रैश होने के बाद उनको रिस्पांस मिल जाए, तो ऐसे सिस्टम्स में क्विक रिस्पांस चाहिए। इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या वेपनरी सिस्टम जो हमारे पास होती है, ठीक है। मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो वेपनरी सिस्टम्स होते हैं, स्मार्ट वेपन्स, तो वो जब किसी जगह पे ये अपने जो गोला बारूद वगैरह है जो दागते हैं कहीं पे, तो इनको इसके लिए जो है वहाँ के लोकेशंस वगैरह का रिस्पॉन्स बहुत क्विक मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे पास दो किस्म का है। एक हमारे पास है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो क्रिटिकल टास्क्स है ये अपने टाइम पे होने चाहिए, ठीक है। इसमें हम डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिले कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाए तो इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। चलिए, तो क्या है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स? क्रिटिकल टास्क्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। यहाँ पे टास्क्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बात की, तो इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली रोम में स्टोर रहता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, इसको बहुत कम टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। अच्छा, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा डिले जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे लाइव चल रहा है कोई जो आपकी न्यूज़ वगैरह है, उसमें अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाए कुछ सेकंड्स का तो वो चलता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास और एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल हब रहता है और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है, बहुत सारे टर्मिनल जो है कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें आपका बैंकिंग सिस्टम वगैरह रह सकता है, ठीक है। मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है, या हमारे पास बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं जो प्रोसेस करते हैं इन टर्मिनल्स को। इनको हम टर्मिनल्स भी कह सकते हैं, इनको हम साइट्स भी कह सकते हैं, इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं, इनको हम कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। अगर आप देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम जो आपका है, तो बैंकिंग सिस्टम में आपके जो बैंक के ब्रांच है वो बहुत सारी जगहों पे होती है और वो कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल हब के थ्रू। अगर आप देखेंगे कोई भी काम जब बैंक के थ्रू अगर आप एटीएम से यहाँ पैसे निकालेंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हर एक जगह अपडेट हो जाती है। ये कैसे चलता है? ये चलता है आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जहाँ हर एक जो ब्रांच है या हर एक एटीएम वगैरह जो है, हर एक टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड रहता है एक सेंट्रल हब से। जो भी आप काम करते हैं एक ब्रांच पे तो वो हर एक ब्रांच में अपडेट पहुँच जाता है। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं या सेंट्रल हब होता है, इसी हब के साथ हर एक नोड कनेक्टेड होता है, हर एक ब्रांच कनेक्टेड होती है, और जब कहीं पे भी कोई अपडेशन होता है इस सेंट्रल हब का ये काम रहता है कि ये अपडेट हर एक जगह तक पहुँच जाए। अच्छा, इसमें इसका फ़ायदा ये है कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बैंकिंग वगैरह में यूज़ होता है। लोड रिडक्शन होता है, एक की ब्रांच पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है, बहुत सारे बैंक के ब्रांच पे आप जा सकते हैं तो लोड का रिडक्शन हो गया कंप्यूटर्स पे भी। अच्छा, बेटर सर्विसेज में आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। वरना अगर आप देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में खाली एक ब्रांच होगी तो कितना वहाँ पे रश पड़ेगा और वहाँ पे सर्विस अच्छी तरह से नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। सारी ब्रांच जो है वो एक सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्टेड है और इस हब के थ्रू जो है हर एक ब्रांचेस जो है अप टू डेट रहते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है सर्वर पे और मैनेज करता है डेटा को, यूज़र्स को, ग्रुप्स को या सिक्योरिटी वगैरह को, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप देखेंगे किसी ऑफिस में, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं एक प्रिंटर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रिंटर है तो प्रिंटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैंडल करते हैं बहुत सारे सिस्टम्स को एक सर्वर के थ्रू, यहाँ पे हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। एक सर्वर के थ्रू ये सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जिस जैसे आपके लैन है या कोई आपका कैंपस नेटवर्क है, इसमें सभी सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं एक सर्वर के थ्रू और यहाँ पे वो डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे वो सिक्योरिटी वगैरह ये जो सर्वर है ये सिक्योरिटी वगैरह हैंडल कर सकता है, इन यूज़र्स को हैंडल कर सकता है या ग्रुप्स वगैरह को हैंडल कर सकता है। ये सारा सर्वर का काम रहता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं या हम प्रिंटर वगैरह एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास ऑफिस वगैरह रहते हैं उसमें हमारे पास अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, बहुत सारे नोट्स रहते हैं, वो एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे हमारा प्रिंटर रूम अलग होता है। जो IT कंपनीज़ में काम कर चुके होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि वहाँ पर 1-2 प्रिंटर रूम्स होते हैं, उनके साथ सभी सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसमें सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नोवेल नेटवर्क है, MS विंडोज़ है हमारे पास, या सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सर्वर 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। इसके बाद आता है हमारे पास और एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड यानी किसी में, ठीक है, डाल देना, किसी चीज़ में कोई चीज़ एम्बाइब करना, डाल देना किसी चीज़ में। अगर आप देखेंगे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है या बाकी होम अप्लायंसेस है, फ्रिज वगैरह है हमारे पास। ये सभी चीज़ें जो हैं इनमें हमारा रहता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप देखते हैं कि आपका जो वॉशिंग मशीन चलता है उसके बाद जब एक पूरा राउंड जो ख़त्म हो जाता है तो एक अलार्म बजती है, ठीक है। उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। या आपका AC वगैरह जो होता है हमारे घर में, जो होम अप्लायंसेस बाकी भी होते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है या ATM इसके एग्जांपल्स हैं, या बाकी होम अप्लायंसेस है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे होम अप्लायंसेस है, गूगल होम वगैरह जो हमारे पास है, इनमें ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। क्लियर। इसके बाद और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है हमें यहाँ से इसको रिपीटेडली इसको डिस्कस करना चाहिए। ये मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर किया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग में हमेशा हमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, उसको आप दोबारा से फिर देखें, ठीक है। तो हमारे पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से ही पता चलता है इसको एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। इसके एग्जांपल क्या है, MS-DOS है, Windows 9X है। मल्टी यूज़र, इसको मल्टीपल यूज़र्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास VMS। सिंगल टास्किंग यानी कि एक ही टास्क एट अ टाइम इसमें कर सकते हैं, यानी कि एक टास्क एट अ टाइम कर सकते हैं, इसका मतलब है ये सिंगल यूज़र भी होगा। इसके एग्जांपल है MS-DOS या PALM ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने आपको बताया। इसके एग्जांपल है हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows 95। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पता है अब, तो ये इसके एग्जांपल हैं हमारे पास विंडोज़। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जांपल है हमारे पास लाइनक्स। और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जांपल है हमारे पास Windows NT, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने ये चीज़ें इसलिए डिस्कस नहीं की कि हमें टाइम बचाना है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की है, तो दोबारा रिपीटेडली मैं उन चीज़ों को दोहराऊं तो ये ठीक भी नहीं रहेगा और आप इसमें से बोर भी हो जाएंगे। अगर कन्फ्यूजन है आपको तो आप आपका जो हमारा जो पुराना लेक्चर है उसको देखें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। कल मुझे शायद किसी बच्चे ने पूछा भी था इसके बारे में, उसका यहाँ पे जिक्र होगा। हमारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि क्लोज्ड सोर्स है हमारे पास, और इसके लिए, इसको खरीदने के लिए, इसके लाइसेंस खरीदने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है।
ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, और ओपन सोर्स क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी पढ़ेंगे हम आगे। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, इसको डेवलप किया गया 1970s में केन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा, ठीक है। और इनके बाकी जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं उनकी हेल्प लेके उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाया, जिसका नाम था जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो है ये कंपाइलर डिज़ाइन के लिए बनाया गया था, यानी कि कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था पहले। कहाँ पे बनाया था? AT&T लेबोरेटरीज़ में ये बनाया गया था। और अगर आप इसका देखेंगे, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है V7, ठीक है। अब आप मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो यूनिक्स और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इसका अगर आप देखेंगे, इसका व्यू अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको बताया था किस तरह काम करता था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें जो हमारा हार्डवेयर होता है, इसके ऊपर और एक लेयर रहता है जिसे हम कहते हैं कर्नल, ठीक है, कर्नल। और कर्नल के बाहर रहता है हमारे पास शेल, ठीक है, और शेल के बाहर रहते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था, हार्डवेयर रहता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। लेकिन कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास रहता है, इसमें हमारा हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के बाहर एक जो है एक लेयर रहता है, यानी कि वो लेयर जो काम करवाता है हार्डवेयर से, वो हमारे पास है कर्नल। कर्नल जो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं कोर, इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सॉरी हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड्स पे काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर के बाहर जो लेयर रहते हैं उसे हम कहते हैं कर्नल। कर्नल को कहते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये कर्नल क्या काम करता है? जो भी आपके काम होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, ये सभी काम हार्डवेयर से यही कर्नल करवाता है। क्लियर? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो काम करवाता है हार्डवेयर से, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेट करता है आपके हार्डवेयर को। इसके बाहर एक और लेयर रहता है जिसे हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। ये शेल जो होता है, इसमें जो भी हम यूज़र यहाँ से कमांड्स देते हैं, क्योंकि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी यूज़र कमांड देता है उसको हैंडल करता है ये शेल, ठीक है। कोई भी कमांड आपके पास जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपी कमांड हो, आपके पास बैश कमांड हो, ठीक है, जो भी आपके पास कमांड्स हो वो ये शेल हैंडल करता है। हमारे पास 3 टाइप के इंपॉर्टेंट शेल्स है, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास सी शेल है, इसको याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास बॉर्न शेल है, BOURNE, बॉर्न शेल। तीसरा हमारे पास और एक टाइप ऑफ शेल है जिसे हम कहते हैं कॉर्न शेल, ठीक है। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट शेल्स होते हैं। और ये शेल का काम क्या रहता है? जो यहाँ से यूज़र कमांड्स देता है उस कमांड को इंटरप्रेट करने का काम इसी शेल का होता है, ठीक है। तो ये शेल क्या करता है कि जो आप यहाँ से कमांड्स देते हैं, जो आप यहाँ से कमांड से काम लेना चाहते हैं, वो काम कौन करवाता है? यही शेल करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो आपका शेल जो है इसका काम होता है कमांड इंटरप्रिटेशन, और इसके बाद बाहर जो इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर्स होते हैं। एक हार्डवेयर होता है, उसके बाद कर्नल रहता है जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम रहता है कि हार्डवेयर से काम लेना, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारा काम किसका रहता है? कर्नल का। और उसके बाहर शेल रहता है, शेल का काम रहता है कमांड इंटरप्रिटेशन का। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेल्स है, सी शेल है, बॉर्न शेल है, कॉर्न शेल है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है बाहर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का लेयर रहता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपने याद रखना है, वो है V7। इसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक जानता है हमारे पास ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्सिमम लोग जो है नियर अबाउट 80% ऑफ द पीपल आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट के आपको पता ही है, बिल गेट्स ओनर हैं इसके। इसका जो पहला वर्जन आया था, ये पहले जो डेवलप किया गया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ये बनाया गया था। और इसका पहला जो वर्जन आया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का था वो है विंडोज़ 1.0, और ये नवंबर 1985 में बनाया गया,
ठीक है, रिलीज़ हो गया नवंबर 1985 में रिलीज़ हो गया विंडोज़ 1.0। और इसका लेटेस्ट वर्जन अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का क्या है, वो है विंडोज़ 10 20H2, ठीक है, 20H2, ये है इसका लेटेस्ट वर्जन। इसका रिलीज़ डेट है 4/13/2021, ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 2021, ये याद रखिएगा, इसका लेटेस्ट है ये। इसके बाद हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं इसके लाइसेंस वगैरह लेने के लिए। और साथ ही साथ ये ओपन सोर्स भी नहीं है। ओपन सोर्स मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आप इतना याद रखें, क्योंकि आगे हमने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने हैं, उसमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आप ओपन सोर्स के बारे में ये याद रखेंगे कि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमें मिलता है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो है पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी है हमारे पास से। इसके बाद है हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं मैकिन्टोश, ठीक है। मैकिन्टोश या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होता है। ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फाउंडर्स जो है वो स्टीव जॉब्स और वोजनैक है, ठीक है, और रोनाल्ड वेन है। ये तीन है इसके फाउंडर्स आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। ये जो हमारे पास होता है ये एप्पल कंपनी के द्वारा आता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.0, याद रखिएगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.0 इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये प्रॉपर्टी था, यानी कि इसकी लाइसेंस लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे। और ये रिलीज़ हो गया था मार्च 2001 में, याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.0, और इसको चीता भी कहते थे, ठीक है। और ये रिलीज़ हो गया मार्च 2001 में। इसके बाद इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो ओपन सोर्स है। पहला वर्जन जो आया था वो प्रॉपर्टी था, लेकिन ये ओपन सोर्स है, इसमें आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो भी हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली उसमें क्या होता है, उसमें कर्नल जो होता है कर्नल क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि कर्नल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो इसमें बाकी चीज़ें जो होते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस वगैरह में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्नल में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शेल्स वगैरह में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्नल में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपका जो कर्नल है यही ओपन सोर्स है। उल्टा है, यहाँ पे कर्नल ओपन सोर्स है, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लोज्ड सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि इसमें चेंज कर सकते हैं, क्लोज्ड सोर्स उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लेटेस्ट इसका वर्जन जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है 11.0, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11.0, याद रखिए। मोजावे इसका आया था 2017 में, इसके बाद कैटालिना आया था 2018 में, और रीसेंट इसका जो वर्जन आया है वो है बिग सूर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11.0, जिसको हम बिग सूर भी कहते हैं, ये आया था 12 नवंबर 2020 को, ये रिलीज़ हुआ था 12 नवंबर 2020 को, याद रखिएगा। बहुत सारे जो है बुक्स आपको बताएंगे मोजावे या कैटालिना इसका लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन मोजावे आया था 2017 में, इसके बाद 2018 में आया था कैटालिना, और रिसेंट जो इसका आया है वो है बिग सूर लेटेस्ट वर्जन। लेकिन याद ये भी रखना है आपने कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है इसका कर्नल ओपन सोर्स है, ठीक है। इसके बाकी जो चीज़ें हैं यूज़र इंटरफेस वगैरह वो तो हमारे पास क्लोज सोर्स है, लेकिन इसका कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ओपन सोर्स है, याद रखना है ये। बाकी जो होते हैं हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसमें कर्नल क्लोज्ड सोर्स रहता है, बाकी सभी चीज़ें जो है वो ओपन सोर्स रहते हैं, ये आपने याद रखना है इसमें। इसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स का ही एक वर्जन आया था हमारे पास, GUI बेस्ड है ये। तो ये इसके जो फाउंडर है वो है लाइनस टॉरवॉल्ड्स, इन्होंने डेवलप किया है इनिशियली, ये इनके नाम पे इसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम पड़ा। ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको इस पे आइकन्स वगैरह दिखेंगे सामने, जैसे आपके पास यूनिक्स है वहाँ आपको कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं, बहुत सारे कमांड्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आइकन मिलते हैं, जैसे आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको आइकन मिलते हैं सामने, आप डायरेक्टली आइकन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो मैस्कॉट है, ठीक है, इसका जो आइकन है वो है पेंगुइन। अच्छा, इनिशियल रिलीज़ जो इसका हुआ था, पहला रिलीज़ वो हुआ था अक्टूबर 5, 1991 में, और इसका वर्जन जो पहला वर्जन था इट वाज 0.02, ठीक है।
0.002 was its first version, and latest version of Linux is it is version 5.11.15 5.11.15 याद रखिएगा 5.11.15 ये आपने याद रखने ही रखने हैं, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अच्छा, ये कब रिलीज़ हुआ था? लाइनेक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है ये रिलीज़ हुआ था 16 अप्रैल 2021 को। 16 अप्रैल 2021 को लेटेस्ट वर्जन लाइनेक्स का जो है रिलीज़ हुआ था। इसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है ये हमारे पास कमांड लाइन बेस्ड है। अगर आपने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा था पहले जब आप बैंक में जाते थे तो आपके सामने वो ब्लैक स्क्रीन दिखता था, वो कमांड सेंटर करते थे बैंकर्स, तो उसके बाद आपको वो डेटा जो उनको वहाँ से चाहिए था वो वहाँ डायरेक्टरी से वो डेटा ले सकते थे। तो ये आपके पास कमांड बेस्ड है, GUI बेस्ड नहीं है, यहाँ पे आपको कमांड सेंटर करनी पड़ती हैं। और इसका इनिशियल रिलीज़ जो हुआ था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका पहला वर्जन था वर्जन 1.0, IBM PC के लिए बनाया गया था पहले ये, और अगस्त 1981 में इसका पहला वर्जन रिलीज़ हो गया, वर्जन 1.0। इट वाज पर्टिकुलरली मेड फॉर द IBM PCs MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन जो है अभी इसका जो है अभी नहीं चल रहा है, ये तो ये बंद हो गया बाद में। इसका जो लेटेस्ट वर्जन या लास्ट वर्जन है वो है वर्जन 8.0, ये हुआ था रिलीज 2000 में। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास पहला जो है जिसके बारे में आप सब जानते हैं वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पहली बार ये गूगल बनाता है, ठीक है, और पहली बार ये बनाया था पेज एंड ब्रिन ने। ठीक है, पेज एंड ब्रिन ने बनाया था ये पहली बार। इसका पहला वर्जन इसका था अल्फ़ा, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इट इज़ A11, याद रखिएगा A11 इसका लेटेस्ट वर्जन है, और इसका A12 आने वाला है जल्दी। ये आपको अपडेट करना होगा जब आपके एग्जाम्स होंगे, उससे पहले उसको दोबारा देखना होगा कि इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और इसके बाद हमारे पास और एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन था वो था एपॉक, ठीक है, और इसका लेटेस्ट जो लास्ट वर्जन है वो है बेले 2 जो 2012 में रिलीज़ हो गया था, बेले। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना होगा कि सिम्बियन जो है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बाद में जो है ये बंद ही हो गया, ये बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं चल रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास iOS है, यानी कि आईफोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगते हैं, एप्पल आईफोन के लिए, एप्पल आईफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते हैं उनको हम iOS कहते हैं। और पहला वर्जन एप्पल जो है एप्पल आईफोन्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, पहला iOS जो आया था वो था iOS 13.5.1। 13.5.1 पहला वर्जन था इसका, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 18A5319i, ये याद रखिएगा 18A5319i। ठीक है, ये एप्पल आईफोन्स में यूज़ होते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन याद रखें और इसका फर्स्ट वर्जन याद रखें। इसके बाद हमारे पास ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम पहला वर्जन जो था वो था वर्जन 1.0, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 10.3.3.3216, ये 2018 में आया था। 10.3.3.3216 ये आया था आपका 2018 में, और ये पहली इसके जो लिज़ार्ड्स एंड फ्रेगिन जो हमारे पास है ये हैं फाउंडर ब्लैकबेरी के, और इसका पहला वर्जन इस ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आया था वो है 1.0, और लेटेस्ट वर्जन इसका है 10.3.3.3216 जो 2018 में आया था। ठीक है, चलिए ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास जो सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कौन बनाता है? गूगल बनाता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि सैमसंग उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपनी तरफ से फिर कस्टमाइज़ करता है, चेंज करता है उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डेडलॉक।
डेडलॉक क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसका काम रहता है प्रोसेस मैनेजमेंट करना, लेकिन कभी कभी प्रोसेस की वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और उस हैंग होने को हम कहते हैं डेडलॉक। इस सिचुएशन में फंस जाता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाता है। देखिए डेफिनेशन से आपको पता चलेगा, स्टेट इन विच ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप वेट या ईच मेंबर या ईच प्रोसेस ऑफ ग्रुप वेट्स फॉर अनदर प्रोसेस टू रिलीज ए रिसोर्स एक्वायर्ड बाय इट। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कभी कभी रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज मैनेज करता है। कभी कभी हमारे पास जो है दो से ज़ायद प्रोसेसेस जब होते हैं या एक से ज़ायद प्रोसेसेस जब होते हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमारा जो है कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेडलॉक। ये कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। देखिए हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हें रिसोर्सेज असाइन करने हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको रिसोर्स असाइन किया। ठीक है, प्रोसेस 1 है हमारे पास, इसको रिसोर्स 1 असाइन कर दिया, लेकिन प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स 2 की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन रिसोर्स 2 जो है ये अभी ऑलरेडी असाइन हो चुका है प्रोसेस 2 को। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है अक्सर। रिसोर्स 2 जो हमारे पास है वो ऑलरेडी प्रोसेस 2 को दिया गया है, और रिसोर्स 1 जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस 1 को दिया गया है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? रिसोर्स 1 जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस 1 को दिया गया है, और रिसोर्स 2 जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस 2 को दिया गया है। लेकिन प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स 2 की भी ज़रूरत है, इसलिए ये इसका वेट कर रहा है। इसी तरह प्रोसेस 2 को भी कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स 1 की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी प्रोसेस 1 के पास है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है इनफाइनाइट वेटिंग, इनफाइनाइट वेटिंग। ठीक है, हमेशा के लिए इसी तरह ये कंडीशन में रहता है और बहुत देर तक आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाता है। मैंने आपको बताया था स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या फ़र्क है। स्टारवेशन वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको लॉन्ग यानी कि वेटिंग करनी पड़ती है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ डेडलॉक में इनफाइनाइट वेटिंग होती है, ये इसी कंडीशन में अटक जाता है। अच्छा, क्या बताया मैंने आपको डेफिनेशन में, हमारे पास दो से ज़ायद रिसोर्सेज या दो से ज़ायद रिसोर्सेज होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से एक प्रोसेस जो है उसने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, दूसरे प्रोसेस ने भी कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, लेकिन एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए दूसरे रिसोर्स की भी ज़रूरत है जो नेक्स्ट प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। क्लियर? हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, इनके पास ऑलरेडी एक एक रिसोर्स तो है, लेकिन दूसरा रिसोर्स इनको चाहिए कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो ऑलरेडी दूसरे के पास है, और ना ही ये छोड़ना चाहता है और ना ही ये छोड़ना चाहता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फंस जाता है, अटक जाता है। क्लियर? अच्छा, इसी कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि ये इनफाइनाइट वेटिंग है। वही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, स्टेट इन विच ईच प्रोसेस ऑफ ए ग्रुप वेट्स फॉर अनदर प्रोसेस। यहाँ एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, ये कब ख़त्म हो जाए, इसका रिसोर्स रिलीज़ हो जाए और मैं इस रिसोर्स को जो है इस्तेमाल कर पाऊँ और मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूँ। वही ये प्रोसेस भी कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी ये एक रिसोर्स है, दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो इस प्रोसेस के पास होल्ड है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। क्लियर? समझ आया अब आपको क्या होता है डेडलॉक? ऐसी कंडीशन में जब अटक जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक। अच्छा, डेडलॉक के लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कि अगर मैं कोई रिसोर्स जो है यूज़ कर रही हूँ, आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 ने ऑलरेडी रिसोर्स 1 को इस्तेमाल किया है और प्रोसेस 2 जो है इस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक प्रोसेस 1 इसको रिलीज़ ना करें। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये एक कंडीशन है पहली डेडलॉक होने की। दूसरा, नो प्रीएम्प्शन।
मैं रोकना नहीं चाहती हूँ बीच में, कोई प्रोसेस, यहाँ पे कोई प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस नहीं रुकना चाहती हैं। अगर ये प्रोसेस कहे कि चलो मैं रुक जाती हूँ, आप इस रिसोर्स को जो है इस्तेमाल करें, मैं इस रिसोर्स को बाद में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने उस क्या कहा था, अगर ये रुक जाता है, इसमें जो है रुकावट आ जाती है, इंटरप्शन आती है, उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्शन। ठीक है, अगर प्रीएम्प्शन हो जाती है तो फिर डेडलॉक नहीं हो जाएगा। लेकिन नो प्रीएम्प्शन यानी कि मुझे रुकावट नहीं चाहिए, जब मैं प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मैं नहीं रुकूंगी किसी और प्रोसेस के लिए, इस कंडीशन को हम कहते हैं नो प्रीएम्प्शन। ठीक है, नो इंटरप्शन। तो जब नो इंटरप्शन का मसला आ जाए तब भी डेडलॉक हो जाता है। तीसरी कंडीशन, होल्ड एंड वेट। इसने ऑलरेडी एक रिसोर्स जो है होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स 1, और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस जो हमारे पास है, इसके पास ऑलरेडी ये रिसोर्स है, लेकिन इस रिसोर्स का वेट कर रही है। ठीक है, जब तक ना ये छोड़ें तब तक ये इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसको हम कहते हैं होल्ड करना और दूसरे के लिए वेट करना, दूसरे रिसोर्स के लिए। ऐसी कंडीशन में भी डेडलॉक हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब क्या, यहाँ पे एक साइकिल बन जाता है, ये वेट कर रहा है इस रिसोर्स का और ये वेट कर रहा है इस रिसोर्स का। ठीक है, और एक साइकिल यहाँ पे बन जाता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर वेट। जब सर्कुलर वेट हो जाए तब भी हमारे पास डेडलॉक हो जाता है। ये 4 कंडीशन जो है ये नेसेसरी है आपके डेडलॉक होने के लिए। अच्छा, अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन अवॉइड करोगे तो आप डेडलॉक को अवॉइड करोगे। अवॉइड एनी कंडीशन एंड यू अवॉइड द डेडलॉक। ठीक है, अच्छा, अब आप डिटेक्ट कैसे करेंगे डेडलॉक को? देखें, आपको डेडलॉक के डिटेक्शन के लिए 2 तरीके हैं। अगर आपके पास एक इंस्टेंस होगी, एक इंस्टेंस क्या होता है सर, ये तो आप नए नए टर्म्स हमें बताते हैं। देखिए, यहाँ पे इसके पास एक रिसोर्स है, इसके पास भी एक रिसोर्स है, इसको हम कहेंगे एक इंस्टेंस। अगर इसके पास दूसरा रिसोर्स यहाँ से होगा, ठीक है, रिसोर्स 3, इसके पास भी रिसोर्स 4 होगा और कोई रिसोर्स। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले केस में हमारे पास एक एक ही इंस्टेंस था, एक एक ही रिसोर्स था, तो हमने देखा साइकिल इसमें बनता है। जब भी साइकिल इसमें बनता है तो साइकिल के बिना पे हम कह सकते हैं इसमें डेडलॉक है। लेकिन अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उस केस में हम ये साइकिल के दौरान नहीं बता सकते हैं कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर इस केस में हम बताएंगे तो हम साइकिल से ही बता सकते हैं इसमें साइकिल बन गया इसलिए इसमें डेडलॉक है। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स, मेरे पास और एक रिसोर्स यहाँ से है और एक रिसोर्स यहाँ से है, तो इस बिना पे हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा डिटेक्शन करने के लिए, उससे हम कहते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। वो सेफ्टी एल्गोरिथम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर डेडलॉक हो गया, डेडलॉक हो चुका है, हमारे हाथ से निकल गया काम, अब अटक गया है कंप्यूटर, आपके पास कौन से तरीके हैं इस डेडलॉक से बाहर आने के? देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम रिसोर्सेज पर ही एक्शन लेंगे या तो हम प्रोसेस के साथ ही डील करेंगे। अगर रिसोर्सेज के साथ एक्शन लेंगे तो इसका मतलब है हम प्रीएम्प्ट करेंगे रिसोर्स, यानी कि एक को रोकेंगे, एक प्रोसेस को रोकेंगे रिसोर्स यूज़ करने के लिए और दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स दे देंगे। ठीक है, यानी कि रोक लेंगे बीच में किसी प्रोसेस का काम। अच्छा, दूसरा ये है कि रोल बैक करेंगे। अगर हमने किसी प्रोसेस को रिसोर्स दिया हुआ है उससे वापस छीन लेंगे, वो रोल बैक करेंगे ये प्रोसेस। ठीक है, अगर हमने उसको कोई रिसोर्स दिया है उससे छीन लेंगे, वापस लेंगे उससे रिसोर्स, तो उसे हम यानी कि उसका जो काम किया हुआ है उसको रोल बैक करेंगे, वापस उसको इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे। ये हमारे पास 2 तरीके, हम अगर रिसोर्सेज पे काम करें। अच्छा, अगर रिकवरी हम करेंगे प्रोसेस के साथ डील करके तो कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर 2 प्रोसेस है, हम एक प्रोसेस को किल करेंगे, एक प्रोसेस को क्लोज कर लेंगे, कैंसिल करेंगे एक प्रोसेस को, उसको कहते हैं प्रोसेस को किल करना। अगर हमने एक प्रोसेस को किल किया तो दूसरा प्रोसेस जो है वो उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो, हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस को किल, हमें पता नहीं चलता है कि किस प्रोसेस को किल करें, हम क्या करते हैं, हम सभी प्रोसेस को बंद ही कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप Alt F4 करके टास्क मैनेजर में जाते हैं, वहाँ पे आप सभी टास्क को क्लोज करते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में, तो आप सभी प्रोसेस को जब किल करते हैं तो दोबारा से जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको असाइन करेगा तब वहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकवरी के 2 तरीके, जब डेडलॉक हो गया तो रिकवरी कैसे करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मैकेनिज्म क्या है इसको हैंडल करने का, ये तो मैंने आपको बताया।
थियोरेटिकली किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म एक्चुअल में हमारे पास क्या है डेडलॉक को हैंडल करने का। देखिए पहला जो हमारे पास पहला मैकेनिज्म है वो है डेडलॉक इग्नोरेंस। किस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास है वो इस जो डेडलॉक जो हमारे पास हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस को मैनेज करते समय, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं। पहला तरीका है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक हो गया तो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच मेथड। ऑस्ट्रिच अप्रोच या ऑस्ट्रिच मेथड क्या होता है, जब रेगिस्तान में वो जो होता है ना तूफान उठती है, रेत की तूफान, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, अपनी जो उसकी चोंच होती है वो इसमें डुबो देता है, जो सैंड में जो है उसमें डुबो देता है अपनी चोंच, और जो तूफान है वो ऊपर से चलता है, ठीक है, उसके ऊपर से चलता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे तूफान है ही नहीं, इग्नोर करता है उसको। इसी तरह ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इग्नोर करता है इस डेडलॉक को, इसे हम कहते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस। और मोस्टली यही मैकेनिज्म यूज़ होता है आपके कंप्यूटर में। जो जब होता है ऐसा डेडलॉक, तो ज़्यादातर आप क्या करते हैं, या तो आप रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, या तो आप टास्क मैनेजर में जाके सभी टास्क को क्लोज करते हैं। उस अप्रोच को हम कहते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इग्नोर ही करता है आपके डेडलॉक को, ठीक है। यही होता है आपके विंडोज़ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोस्टली यही मैकेनिज्म यूज़ होता है डेडलॉक इग्नोरेंस का। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को हमें पहले से ही प्रिवेंट करना है, यानी कि डेडलॉक को होने ही नहीं देना है। तो होने कैसे ना दे डेडलॉक को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हमारे पास जो 4 नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक होने के, उनमें से किसी एक को अवॉइड करना है, ठीक है। उनमें से किसी और एक को भी आपने अवॉइड कर दिया तो आप डेडलॉक नहीं, आपको आपके सिस्टम में डेडलॉक होने के चांसेस नहीं है। तीसरा हमारे पास है डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे डेडलॉक को अवॉइड। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इसको हैंडल कर सकें? हाँ है, उससे हम कहते हैं सेफ और अनसेफ स्टेट, जिसको हम सेफ्टी एल्गोरिदम में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है, हम देखते हैं हमारे पास अगर बहुत सारे प्रोसेस हैं P1 P2 P3 P4, ठीक है। हम देखते हैं कि हम पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें ताकि डेडलॉक ना हो जाए, उसके बाद किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, उसके बाद किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, और लास्ट में किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। ये सीक्वेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम कहते हैं सेफ स्टेट या सेफ सीक्वेंस। जब हमें ये सीक्वेंस पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद कौन सी दूसरी एग्जीक्यूट होगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आपका काम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस चीज़ को डिकोड करता है कि किस प्रोसेस को मुझे पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि डेडलॉक ना हो जाए, उसके बाद किस प्रोसेस को, उसके बाद किस प्रोसेस को, ये एक सीक्वेंस बनाता है। जब ये सीक्वेंस तैयार हो जाता है इसे हम कहते हैं सेफ सीक्वेंस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बनता है जिससे मैं डेडलॉक को अवॉइड कर सकता हूं, तो इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनसेफ स्टेट। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता देता है कि इसमें जो है डेडलॉक होने के चांसेस है। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे आगे बैंकर्स एल्गोरिथम में, इसको हमने अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। फोर्थ हमारे पास है मैकेनिज्म डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद रिकवरी करेंगे, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कैसे करते हैं हम, या तो हम रिसोर्सेज को जो है प्रीएम्प्ट कर सकते हैं या फिर रोल बैक कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस पे एक्शन लेंगे तो हम किल करेंगे किसी प्रोसेस को या किल करेंगे सभी प्रोसेस को, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपके पास सेकंड मोस्टली मैकेनिज्म यूज्ड। मोस्टली जो यूज़ होता है वो है डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसको हम ऑस्ट्रिच मेथड भी कहते हैं। और जो सेकंड मोस्ट है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। जब आपने डिटेक्ट किया उसके बाद आप इसको रिकवरी कर सकते हैं, किल कर सकते हैं प्रोसेस को। और ये जो आपके पास फर्स्ट मेथड एंड फोर्थ मेथड है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड्स है जो एक्चुअल में होती है, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम? मैंने आपको बताया कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमें एक जो है स्टेट ढूंढनी पड़ती है, एक सीक्वेंस ढूंढनी पड़ती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस की, यानी कि हम किस तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं सेफ स्टेट या सेफ सीक्वेंस। ये सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिससे हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, या आप इसको सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तो सेफ्टी एल्गोरिथम या बैंकर्स एल्गोरिथम, पहले इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों पड़ा? देखिए, ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होते हैं क्योंकि बैंक्स में जो ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस में कभी डेडलॉक होने के चांसेस हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज़ होता है,
इसलिए इसको कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। ये दिया था पहली बार डिजिक्स्ट्रास ने। तो डिजिक्स्ट्रास ने ये एल्गोरिथम दिया ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि सेफ सीक्वेंस क्या है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का, सेफ सीक्वेंस क्या है ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम? इट इज़ ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम या इट इज़ ए सेफ्टी एल्गोरिथम, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। इट इज़ ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम it is used to test the safety और it is used to find the safe sequence exists। क्या आपके पास safe sequence exist होता है जिस सीक्वेंस में आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे और आपके पास डेडलॉक ना हो जाए। यही सीक्वेंस ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, इसको कभी कभी हम डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम भी कहते हैं, या इसको डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कहते हैं, या इसको डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम कहते हैं, या इसको बैंकर्स एल्गोरिथम कहते हैं, या इसको सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। अच्छा, सेफ स्टेट क्या है? मैंने आपको बताया ऑलरेडी सेफ स्टेट या सेफ सीक्वेंस क्या है। फिर से एक बार हम देखेंगे। ए स्टेट इज सेफ इफ देयर इज अ सीक्वेंस इन विच वी कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए प्रोसेस। हम उस तरह से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह से हम उस प्रोसेस की जो नीड्स है वो फुलफ़िल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोसेस P2 के सभी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं, तो पहले हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद P3 के सभी जो नीड्स हैं वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके सभी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं, उसके बाद P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके सभी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं। ये सीक्वेंस जब आपके पास बना, इस सीक्वेंस को ही हम कहते हैं सेफ सीक्वेंस या सेफ स्टेट। ठीक है, तो क्या है सेफ स्टेट? इस तरह से एग्जीक्यूट करना प्रोसेसेस को इस सीक्वेंस से, ताकि हर एक प्रोसेस की नीड्स फुलफ़िल हो जाए और डेडलॉक ना हो जाए। मेन पर्पस होता है डेडलॉक ना हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है डीप टॉपिक है, इसमें ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से ये काम करता है, ताकि आपके जहन में डायरेक्टली ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है हमेशा के लिए रह जाए। देखिए, मेरे पास ये 5 प्रोसेसेस है, ABCDE, ये मेरे पास 5 प्रोसेस है। ठीक है, अभी के लिए ये जो है इसको आप इग्नोर करें। मेरे पास ये 5 प्रोसेस है। मेरे पास जो रिसोर्सेज है, यानी कि इस प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस की, इसको एक टेप ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, एक प्लॉटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास रिसोर्सेज दिए गए हैं, और स्कैनर इसको कोई नहीं चाहिए। प्रोसेस B है, इसको टेप ड्राइवर कोई नहीं चाहिए, इसको प्लॉटर 2 चाहिए, इसको स्कैनर 2 चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, प्रोसेस C को 3 टेप ड्राइवर्स चाहिए, 1 प्लॉटर चाहिए और स्कैनर कोई नहीं चाहिए। प्रोसेस D को ना ही कोई टेप ड्राइवर ना ही कोई प्लॉटर, लेकिन इसको 1 स्कैनर चाहिए। प्रोसेस E को 6 टेप ड्राइवर्स चाहिए, 1 प्लॉटर चाहिए और 1 स्कैनर चाहिए। ठीक है, समझ आए आपको मेरी बात? ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, ये हमारे पास प्रोसेस दिए गए हैं, और इस हर एक प्रोसेस के रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, इसको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्सेज दिए गए हैं। लेकिन आपने ये चीज़ भी यहाँ पे देखनी है। देखिए, हमने ऑलरेडी इन प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज दिए हैं। डेडलॉक तब होता है जब ऑलरेडी इनके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं और इनको कुछ और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ते हैं। इन ही प्रोसेस के ऑलरेडी ये रिसोर्सेज हमने दिए हुए हैं। इसके पास ऑलरेडी 3 टेप ड्राइवर्स है, एक इसके पास स्कैनर है, इसके पास प्रोसेस B के पास 1 प्लॉटर है, प्रोसेस C के पास 1 टेप ड्राइवर है, 1 प्लॉटर है और 1 स्कैनर है, प्रोसेस D के पास 1 टेप ड्राइवर है, 1 प्लॉटर है। ठीक है, प्रोसेस E के पास अभी कोई कुछ नहीं है, और इसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने फुलफिल करने हैं। अब देख लीजिए, ये हमारे पास है असाइंड रिसोर्सेज, जो हमने ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं, और जो हमारे पास ऊपर है ये हमारे पास है इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अभी इनके पास और क्या चाहिए। ठीक है, ये इनकी अभी और रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी असाइन रिसोर्सेज हैं वो हमारे इस टेबल में है। अब देख लीजिए हम कैसे काम करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज ये है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज दिए गए हैं। ये अवेलेबल रिसोर्सेज से आपने देखना है कि इन प्रोसेसेस में किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ज़रा आप देखें इस प्रोसेस इन प्रोसेस में किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ठीक है, पहले आपने देखना है कौन सा वो प्रोसेस है जिसको एक जिसका जो नीड है सेटिस्फाई हो सकती है। एक टेप ड्राइवर से, प्लॉटर हमारे पास कोई नहीं है, और हमारे पास 2 स्कैनर से। ठीक है,
अब देख लीजिए, अगर आप देखेंगे प्रोसेस ई तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस सी जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोसेस बी जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि इसको 2 चाहिए, हम यहाँ पे प्लॉटर्स हमारे पास कोई नहीं है, और प्रोसेस ए जो हमारे पास है इसको एक प्लॉटर चाहिए, हमारे पास प्लॉटर कोई नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए हमारा जो नीड है वो फुलफिल होगी प्रोसेस डी की। ज़रा देखें आप प्रोसेस डी को, प्रोसेस डी को चाहिए कोई टेप ड्राइवर नहीं चाहिए, कोई इसको प्लॉटर नहीं चाहिए, इसको खाली एक स्कैनर चाहिए। ज़रा देखें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्कैनर 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस डी को, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है। क्लियर, तो इसको मैंने दिया नंबर 1। तो पहले हमने डी के जो है नीड्स को सेटिस्फाई किया, तो हमने दे दिए इसको स्कैनर, ठीक है। जब हमने इसको स्कैनर दे दिया, इसको एक स्कैनर चाहिए, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया पहले नंबर पे डी, एग्जीक्यूट पहले नंबर पे डी हो गया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन जब डी एग्जीक्यूट होगा इसके बाद डी के पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज असाइन हुए हैं वो डी के रिसोर्सेज हमारे पास जो है रिलीज हो जाएंगे। अब देख लीजिए डी ने ऑलरेडी क्या क्या होल्ड किया हुआ था, डी ने ऑलरेडी होल्ड किया था एक टेप ड्राइवर, एक प्लॉटर और स्कैनर, इसके पास कोई नहीं है, वो हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें ऐड हो जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्स क्या थे 102, ठीक है 102, लेकिन अब हमारे पास और 3 रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे, एक टेप ड्राइवर, एक प्लॉटर और स्कैनर कोई नहीं, ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास अब क्या बना, 2 स्कैनर, 1 प्लॉटर और 2 हमारे पास बने टेप ड्राइवर्स डी को एग्जीक्यूट करने के बाद। अब देख लीजिए हमारे पास अब ये है अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देख लीजिए इससे आपकी कौन सी प्रोसेस जो है जो एग्जीक्यूट हो सकती है, जिसकी नीड्स फुलफिल हो सकती है। 212 हमारे पास है। अब देख लीजिए अगर आप इसमें इन प्रोसेस में देखेंगे तो इसमें जो है कोई भी प्रोसेस जो है डी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इनमें से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, खाली इसके हमारे पास जो प्रोसेस ए है, ठीक है, हमारे पास प्रोसेस ए जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके पास जो नीड है 110 है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास है 212, ठीक है। 212 से खाली अगर आप देखेंगे खाली प्रोसेस ए ही इसमें जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए दूसरे नंबर पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ए के रिसोर्सेज जो है असाइन जो रिसोर्स हैं ये भी एग्जीक्यूट होने के बाद ये भी हमारे पास फ्री हो जाएंगे, ये रिसोर्सेज हम इनमें से ऐड करेंगे, ये हमारे पास आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 315, ठीक है, हमारे पास ये रिसोर्स बनेंगे, ठीक। इसी तरह से ये जो हम सीक्वेंस देखेंगे इसके बाद हमारे पास कौन सा फुलफिल होगा, वो हमारे पास 3 होगा, प्रोसेस बी होगा फुलफिल। इसके बाद हमारे पास जो है प्रोसेस सी होगा कि जो है नीड्स फुलफिल होंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है प्रोसेस ई, इसके नीड्स फुलफिल होंगे। अब हमने इस एल्गोरिदम से ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए कहा। अगर आप देखेंगे हमारे पास जो सीक्वेंस बना एग्जीक्यूशन का, कौन सा प्रोसेस जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा एज पर द अवेलेबल रिसोर्सेज, तो वो हमारे पास बना डी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, लास्ट में ई होगा। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सेफ स्टेट या सेफ सीक्वेंस, ठीक है। और आपका बैंकर्स एल्गोरिदम जो है, जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो यही सेफ सीक्वेंस या यही सेफ स्टेट आपको देता है, ठीक है। और यही सेफ स्टेट फाइंड आउट करने के लिए आपका बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि किस तरह से सेफ सीक्वेंस बैंकर्स एल्गोरिदम में कैलकुलेट होती है। आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है सर क्या पढ़ा रहे हैं, खाली आपने ये देखना है कि सेफ सीक्वेंस किस तरह से हम बना सकते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम में। इस पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, खाली आपसे बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक। और कल हम लेके आ जाएंगे आपके लिए जो नया टॉपिक है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़, उस पर कल आपका लेक्चर आ जाएगा। अच्छे से इस लेक्चर को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने आज लेक्चर ख़त्म किया इसके बारे में कुछ MCQs जो है
आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम उनको देख लेते हैं। देखें जो इसमें से पूछे गए हैं एसआई के एग्जाम में। हाँ, हालांकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 2-3 मिनट आप खाली वेट करें। देखें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 आया था, ये 117, ये आपका एसआई का जो एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था उसमें पूछा गया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स लॉन्च इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर। लाइनेक्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया था? आपके पास डेट्स दिए गए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हमारे पास ऑप्शन है 1991, 1990, 1980 एंड 1989। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर ऊपर आप देखेंगे तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लाइनेक्स ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब लॉन्च किया था, वो किया था 1991 में। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, वो है हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? ऑप्शन 1, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं। वी यूज स्पेशल असेंबलर, इसके लिए स्पेशल असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग सेपरेट मशीन, इसको सेपरेट मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन डायरेक्टली बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मशीन लैंग्वेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैंने आपको बताया। मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास 1s and 0s की सूरत में होती है, इसलिए उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है आपका सीपीयू। ठीक है, तो इट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। स्पेशल असेंबलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, असेंबलर की ज़रूरत हमारी असेंबली लैंग्वेज में पड़ती है, एग्जीक्यूट क्यों ना हो जाए। ठीक है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग सेपरेट मशीन, नहीं, इसके लिए कोई सेपरेट मशीन नहीं चाहिए, बल्कि सीपीयू उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, यानी कि ये 1s and 0s में है और उसको सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। चलिए, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, अच्छा, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर समवन और समथिंग इज इन फैक्ट हु और व्हाट इट इज़ डिक्लेयर टू बी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस में हम वेरीफाई करते हैं या वैलिडेट करते हैं कि ये शख्स सही है कि नहीं। ठीक है, जब हम लॉग इन करते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन होती है, वैलिडेशन होती है कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया वो सही है कि नहीं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑथेंटिकेशन, लॉग आउट, लॉग इन, एक्सेस। उससे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। यहाँ प्रोसेस की बात चल रही है। कभी कभी इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आपको वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि आप सही शख्स है कि नहीं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े, इसमें हमने सिम्बियन पढ़ा, सिम्बियन ऑलरेडी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने एंड्रॉयड पढ़ा, एंड्रॉयड भी ऑलरेडी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजावे मैंने आपको बताया, ज़रा याद करें, मोजावे मैंने आपको बताया, मोजावे, कैटालिना, बिग सूर किसके एग्जाम्पल्स हैं? मोजावे, ये तो आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोबाइल। अच्छा, बाड़ा जो हमारे पास है, बाड़ा जो है ये हमारे पास सैमसंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको बताया सैमसंग जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन सैमसंग उसको अपनी तरफ से कस्टमाइज़ करता है। तो सैमसंग ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था बाड़ा। बाड़ा ये कोरियन टर्म है जिसका मतलब है ओशियन। क्या है? ओशियन। तो ये बाढ़ में ही चली गई, ये ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, ये बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ज़्यादा देर नहीं चला, तो ये ओशियन में ही जा गिरा, इसलिए बाड़ा यानी कि बाढ़ में चला गया। ये अब नहीं चलता है, ज़्यादा महंगा हो गया है ये। और ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने बताना है कि नॉट द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप डायरेक्टली इस पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोजावे तो सर ने पढ़ाया है, मोजावे जो है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, डैश डैश इज अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। रिसोर्स एलोकेट करता है और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम इसको कहते हैं। किसको कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम? अभी हमने पढ़ा, उसको हम सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं। एलिवेटर्स एल्गोरिथम, एलिवेटर एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, कर्नल्स एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। किस एल्गोरिथम को हम कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम? सर क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो हमने पढ़ा इतने अच्छे से। बैंकर्स एल्गोरिथम को कहते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम को कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एसआई में पूछे गए थे, और आई एम श्योर कि मेरे जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा ना, आपको कहीं पे भी कोई जो है कोई एमसीक्यूज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं माजरत खाऊँ, इजाज़त दीजिएगा। ओके बाय।